रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी रसोई में जाकर हेलो हेलो बर्तनों को टटोल रहे थे। कहीं कोई खाने की चीज मिल जाए और इस पेट में आग की शांत किया जाए। भूख के मारे से ऐसा लगता है कि हड्डियों में गांठ पड़ गई है। पेट में अजीब सा दर्द रहा हो रहा था, लेकिन कहीं कोई खाने का सामान नहीं मिला। लेकिन एक छोटी सी गुड़ की डली मिल गई। कन्हैया लाल जी ने गुड़ की डली खाई, पानी पिया और चुपचाप अपने बिस्तर में पर सोने चले गए। गुड़ और पानी में थोड़ा राहत मिली तो पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट। अब वहां सुबह होने का इंतजार करने लगे। बहू बेटा अपने कमरे में ही सो ऐसी ही हवा में सुकून से नींद ले रहे थे, लेकिन कन्हैया लाल जी की आंखें तो नींद दूर तक नहीं थी। कुछ घंटों बाद बाहर चिड़िया की चहचहाने की आवाज आने लगी। कन्हैया लाल जी मन ही मन सोचने लगे अब काताबाई आएगी, सबको चाय बनाकर देगी तो मुझे भी एक कप चाय मिलेगी। काता से कहकर कुछ खाने को भी मांग लूंगा। लेकिन समय गुजरते ही नाम नहीं ले रहा था। कब 7 बजेंगे, कब काता आएगी। कन्हैया लाल जी से इंतजार ही कर रहे था। उन्होंने दबे कदमों से हॉल में जाकर दीवार पर टंगी दीवार घड़ी का नजर डाली तो देखा 8 बज रहे थे और मन ही मन सोचने लगे यह कांता अभी तक क्यों नहीं आई। फिर उन्हें याद आया कि आज तो रविवार है, रविवार को दिन कांता 10 बजे आती है। कांता घर में परमानेंट नौकरी करती है और सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक घर के सारे काम करती। सुबह के 8:30 बज चुके थे, लेकिन अब बहू बेटे तो रात ही खत्म नहीं हुई। रात को 1 बज के तक फिल्म देखते हैं, बंद कमरे में जाने क्या क्या खाते हैं। उनका क्या है, उनका तो पेट भी भरा है और दिमाग भी। अपना तो पेट भी खाली, दिमाग भी। पेट खाली की वजह से खाली है और दिमाग इसलिए खाली क्योंकि दिन भर बाहर कुर्सी पर बैठा रहता है। ना टीवी देखता हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ और ना ही अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि यह सब मेरे पिताजी नहीं है, वह सब मेरे बेटे बहू के लिए है। दिमाग की भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई मनोरंजन तो होना चाहिए। घर से बाहर जाने की भी गुनाह है। बेटा बहू कहते क्या लोग ऐसे ही कैसे किसी के भी घर नहीं जाते। यह गांव नहीं है जो आधे से ज्यादा दिन दूसरों के घरों में गुजार देते हैं। यह शहर है जहाँ लोग अपने मतलब रखते हैं। कन्हैया लाल जी सोच में डूबे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो दूध वाला था। कन्हैया लाल जी ने रसोई में बर्तन रखकर दूध वाले से दूध लिया। दूध को देखकर उनके मन में लालच आ गया। पेट में भूख ने उन्हें हाल तो ही पहले ही कर रखा था। रात में बहू ने सिर्फ आधी रोटी और आलू की सब्जी के 2 टुकड़े दिए थे। यह कहकर यह उसकी उम्र का खाना चाहिए और वैसे भी रात को कम खाना ही चाहिए। पतीले में दूध देकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसमें से 1 गिलास दूध निकाला और वैसे ही पी गए। बाकी बचा दूध उन्होंने रसोई में रख दिया। 10 बज चुके थे। दोनों बहू भी नींद नहीं पूरी हो गई थी और कांता भी आ गई थी। कांता हाथ धोकर रसोई में गई तो सबके लिए चाय बनाने लगी। कन्हैया लाल जी ने मन ही मन रह रहे थे, जाने कब कांताबाई दूध के लिए बोल दे। ये दूध आज इतना कम कैसे है। जिसका डर था वही हुआ। कांताबाई ऊंची आवाज में बोली, जी आज गिरकारी दूध कम देकर गया है क्या। बहू रसोई में जाकर बोली, कितना कम देकर गया है। कांताबाई दूध का पतीला दिखाते हुए बोली, पूरा 1 गिलास। मैं रोज दूध नाप कर ही दी हूँ तो 6 गिलास निकलता है, लेकिन आज सिर्फ 5 गिलास है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गिलास छोटा या बड़ा हो, सारे गिलास एक बराबर है। बहू बोली, आज दूध बाबूजी ने लिया है तो बाबूजी से ही पूछती हूँ। बाबूजी कहाँ चले गए जाने। काम से इनका कोई पता ही नहीं रहता। चलो मैं गिरधारी से ही फोन करके पूछ लेती हूँ। बहू गिरधारी को फोन करती है। हेलो गिरधारी, मकान नंबर 505 में देखा मैडम बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए मैडम बोलिए। गिरधारी, आज तुमने दूध कम क्यों दिया है। तुम्हें पता है ना आज संडे है और आज हम घर पर ही रहते हैं, इसलिए दूध ज्यादा लगता है। गिरधारी बोले, जितना दूध आपके यहाँ जाता है उतना पूरा दूध सुबह बाबूजी को दिया। हाँ, बहू फोन काट देती है, दिमाग गड़ा लगती है। बाबूजी ने दूध गिरा तो नहीं दिया या फिर पी तो नहीं लिया। बेचारे कन्हैया लाल जी डर के से समटे टॉयलेट में चले गए, क्योंकि डर से उन्हें घबराहट होने लगती है और घबराहट में उनका पेट खराब हो जाता है, जैसे कसकर पकड़ी उम्र में कई बुजुर्गों को हो जाता है। बहू बाहर से चिल्लाते जा रही थी, बाबूजी मुझे सब पता चल गया है। दूध कहाँ गया है, दूध आपके पेट में गया है। कांताबाई चाय बनाकर ले गई। उसने सबको 1-1 कप चाय दी। तभी बहू बोल पड़ी, कांता, बुड्ढे को चाय देने की जरूरत नहीं है,
पूरा एक गिलास दूध हजम करके बैठा है, जाने कहाँ गए नजर आए तो बताओ। बहू के चीख की आवाज सुनकर बेटा कमरे में निकला और बोला, क्यों भाई, क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, अब क्या कर दिया है किसी ने। गुस्से से लाल होते बहू बोली, आपको तो मेरा चिल्लाना ही नजर आता है, अपने बाबूजी के कारनामे नहीं दिखाई देते हैं क्या। अब क्या कर दिया बाबूजी ने, मुझे क्या तुमने पूछते ही बाबूजी की पूछ ले। चाय का कप हाथों में लेता हुआ बेटा बोला, बाबूजी कहाँ। बाबूजी बोले, मुझे क्या पता है, छत पर बैठे होंगे चाय का घूंट भरते हुए। बेटा बोला, ये बाबूजी भी ना कोई पखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मैंने सोचा आज संडे है, आराम करूंगा, पर नहीं, किस्मत में तो आराम कहाँ है। बेचारे कन्हैया लाल जी जैसे टॉयलेट से बाहर निकले तो बेटा उन पर बरस पड़ा। क्या बाबूजी, आपने कसम खाई कि आप हमें चैन से जीने नहीं देंगे, क्या करूं मैं आपका। बेचारे कन्हैया लाल जी खामोश खड़े थे। तभी बहू बोली, क्या करूं मतलब, इनका खाना पीना बंद होगा, अब तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे इनकी अकल ठिकाने आने वाली नहीं है। कांताबाई रसोई में नाश्ता बना रही थी। बहू के जाते ही हुए बोली, कांता आज इनको नाश्ता मत देना। नाश्ता क्या, दिन का खाना भी मत देना। अरे खाने की याद आया, आपको याद है आज तो मिस्टर रस्तोगी के वहाँ रात में पार्टी में जाना है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। बहू की चाय कप समेटते हुए बोली, कांता आज का रात का खाना मत बनाना। बहू ने कन्हैया लाल जी को नाश्ता नहीं दिया। बेचारे कन्हैया लाल जी भूख में से वही बिहार थे, फिर ऊपर से घबराहट थी, उनका पेट खराब हो रहा था। अब तो पेट में हड्डियां अंतड़ियां के अलावा कुछ भी नहीं बचा। बेटा बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। कन्हैया लाल जी दूर से जमीन पर बैठे देख रहे थे। आज कांता ने आलू के मोटे मोटे पराठे बनाए, उनकी खुशबू कन्हैया लाल जी के नथुनों में जा रहे थे, जिसकी उनकी भूख और तीव्र हो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो फोन कांताबाई ने उठाया। हेलो हेलो बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई, कांता ताई मैं विक्रम बोल रहा हूँ। अरे विक्रम बाबा, हाँ कांता ताई मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मम्मा और पापा कहाँ हैं। बेटी यह सब तो नाश्ता कर रहे हैं, कांताबाई ने कहा। उतने में ही बहू ने कांताबाई से पूछा, कांता किसका फोन है। कांताबाई ने कहा, विकास बाबा। अरे विक्रम का है, बहू उत्साहित होते हुए बोली और जरूरी बात लेकर बात करने लगी। विक्रम अपनी माँ से पूछा, पापा कहाँ। बेटा पापा नाश्ता कर रहे हैं। और दादू कहाँ है। तब बहू बोली, वह मंदिर गए हैं। कन्हैया लाल जी बहू का मुंह देख कर रहे थे और मन ही मन अपने आप को कह रहे थे कि कितना झूठ बोलती है, यही भूख के निठाल जमीन पर पड़ा हूँ और यही मुझे मंदिर भेज रही है। पहले पेट की आग शांत तो हो तभी तो मंदिर जाऊंगा, मेरे नसीब कहाँ मंदिर जाने के। बहू पर फोन पर अपने बेटे की बात करने में व्यस्त है। विक्रम बोला, माँ पापा से मेरी बात करवाना है। रेखा राजेश की ओर इशारा में बात करवाना। रेखा राजेश की ओर इशारा करके बोली, सुनिए विक्रम आपसे बात करना चाहता है। राजेश ने रेखा के हाथों से रिसीवर लेते हुए कहा, हेलो बेटा विक्रम कैसे हो। विक्रम बोला, पापा जी प्रणाम। आशीर्वाद देते हुए राजेश बोला, खुश हो बेटा, बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। विक्रम बोला, टॉप क्लास पापा। विक्रम बोला, पापा दादू जब मंदिर से आए तो मेरी बात करवा देना, दादू की बहुत याद आ रही है। विक्रम बोला, मम्मी पापा की भी याद आती है, लेकिन दादू की थोड़ा ज्यादा आती है। मम्मी से कई बार कहा लेकिन भूल जाती है। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। ओके पापा बेटा। ओके पापा, बाय बाय बाय। बेटा विक्रम अपने दादा के बहुत करीब है, क्योंकि वह बचपन से ही अपने दादू के पास गांव में रहता था। जब विक्रम बहुत छोटा था तब उसके मम्मी पापा ने अपनी नौकरी के चलते उसे गांव में दादा दादी के पास छोड़ दिया था। तब से विक्रम अपने दादा दादी के पास ही गांव में रहा कर अपनी पढ़ाई करने लगा। इस वजह से विक्रम दादा दादी के बेहद करीब था। फिर दादी की मृत्यु के बाद वह शहर अपने माता पिता के पास चला आया, लेकिन शहर में उनका मन नहीं लगा। उसने जिद करके अपने दादा को भी अपने पास शहर बुला लिया। उसने 3 साल की उम्र में 18 साल तक अपने दादा के साथ बिताए थे। दादा अपने पोस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए दादा ही उसके लिए सब कुछ करते थे। वह दादा को अपना ही सब कुछ मानता था और उससे बेहद प्यार करता था। जिसका विक्रम पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। धीरे धीरे समय बीता। विक्रम ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाने को तैयार कर रहा था। वह एक दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका सिलेक्शन विदेश पढ़ाई करने के लिए हुआ। वह पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। इस बीच उसकी
घर में फोन से बात होती रहती है। पहले पहले तो माँ दादाजी से बात करवा देती थी, लेकिन समय के साथ साथ दादाजी से बात करना बंद हो गया। रात को बहू देखा और बेटा राजेश मिस्टर रस्तोगी को वेडिंग एनिवर्सरी में चले गए। बेचारे कन्हैया लाल जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वह रात का खाना भी नहीं था। वह भूख से बेहाल हो रहे थे। उन्होंने बेटा बहू के जाने के बाद रसोई में जाकर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने लिए रोटियां बना ले, लेकिन जैसे उनके दिमाग में बेटे बहू का ख्याल आया तो रसोई से बाहर आ गए। आकर वह अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन भूखे पेट भोजन भी नहीं होते हैं तो नींद कहाँ से आती। वह बिस्तर पर वैसे ही 1 घंटे तक निढाल पड़े रहे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से रसोई में गए और एक बर्तन में आटा निकाला और आटे में नमक डालकर गूंदा और अपनी रोटियां बनाई। फिर चाय बनाकर उसके साथ खाई। लेकिन जब वह बर्तन साफ कर रहे थे तभी बेटा बहू पार्टी से वापस आ गए। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आकर देखा रसोई में कन्हैया लाल जी बर्तन साफ कर रहे थे। बहू रसोई में आई और चिल्लाकर और बोली, क्यों बाबूजी, यह किस चीज के बर्तन साफ कर रहे हो? मुझे तो रोटी की खुशबू आ रही है। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो यहाँ जरा, हमारे जाने के बाद यहाँ पकवान बने हैं, जाने कैसी भूख है। कन्हैया लाल जी ने बोले, बेटा मैंने सुबह से भी कुछ भी नहीं खाया, इसलिए भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। इतना सुनते ही बहू चिल्लाई, क्यों, एक गिलास दूध पीकर पेट नहीं भरा आपका? कन्हैया लाल जी बोले, बेटा पूरे दिन उसमें क्या होता है? बहू बोली, इसका मतलब अपने दूध पिया था। फिर वह जोर से चिल्लाई, सुनते हो, देखो मैंने कहा था ना, सुबह दूध उन्होंने ही पिया है। लेकिन आप मेरी सच नहीं मान रहे थे और अब देखो रसोई में पकवान बनाकर खाए जा रहे हैं। बेटा रसोई में आया और अपने पिता का हाथ खींचते हुए बाहर लेकर आया और उन्हें गेट में बाहर सड़क पे छोड़ आया और पीछे से बहू का सामान एक प्लास्टिक के थैले में भर के उनके पास सड़क पर फेंक आई और बोली, रोज रोज हमारा जीना हराम कर रखा है, अब चलते बढ़ो यहाँ से। बेचारे कन्हैया लाल जी अंधेरे में सड़क पर चले जा रहे थे। वह चलते चलते दुकान के आगे बैठ गए। दुकान बंद थी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। वह उसी दुकान के आगे ही लेट गए और उन्हें नींद भी आ गई। वह कहते हैं ना, भूख ना देखती जात पात ना देखे, टूटी खाट अपना पैर भरा हुआ था, इसलिए उन्हें नींद भी आ गई। जब सुबह हुई तो उन्हें एक कपड़े में अपना मुंह ढक लिया और एक दुकान के आगे जा बैठे। 2-3 दिन वह उसी दुकान के आगे बैठे रहे। जाने आने वाले लोग उसे भिखारी समझ के 1-2 रुपए उसके सामने डाल कर आगे बढ़ जाते। वह जिस दुकान के आगे बैठे थे वह दुकानदार बहुत नरम दिल इंसान था। वह धर्म को मानता था, इसलिए वह कन्हैया लाल जी को सुबह शाम कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। लेकिन कन्हैया लाल जी ने कुछ भी नहीं खाया और न ही उन पैसों को समेटा जो पैसे लोग उन्हें भिखारी समझ कर दे रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज अपनी यह स्थिति देखकर उनके मन में बहुत पीड़ा हुई और वह ना कुछ खा पीते और ना ही किसी से कुछ कह पाते। दिन गुजरते गए थे लेकिन उनकी खबर करने की कोई नहीं आया। उनकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। उन्हें देखकर दुकानदार ने ओल्ड एज होम वाले फोन करके बुलाया। वह लोग आए और उनका वीडियो बनाकर उनको ओल्ड एज लॉज में ले गए और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देखो किस तरीके से लोग अपने बूढ़े माँ बाप को सड़कों पर मरते के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन उनका पोता सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था, तभी फेसबुक पर उन्हें अपने दादा का वीडियो देखी तो वह चौंका रह गया। उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि वह उसके दादाजी हैं। वीडियो में अंतिम समय पर उस ओल्ड एज होम का नंबर दिया था। पोते ने अपने दोस्त को इंडिया फोन किया और उसकी सारी बातें बताई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार तू वहां जाकर मेरे दादाजी को देख कर आ, मैं छुट्टी लेकर 1 हफ्ते में पहुंचता हूँ, तू कब तक मेरे दादाजी का ख्याल रखना। विक्रम के दोस्त ने ओल्ड एज का नंबर लेकर वहाँ फोन किया तो वहाँ ओल्ड एज में विक्रम दादाजी से मिलने आया और उन्हें अपने साथ अपने घर लाया। 1 हफ्ते बाद विक्रम भी जब इंडिया आ गया सीधे अपने दोस्त के घर गया और उसने अपने दादाजी से मिला। उसने दादाजी के सब कुछ पूछा लेकिन उनके दादाजी ने कुछ नहीं बताया। जब विक्रम ने अपने सर पर हाथ रखकर विक्रम कसम दिलवाई तब उन्होंने सब कुछ कह डाला। वह कहते कहते विक्रम से लिपट कर रोने लगे। विक्रम को याद आया जब वह छोटा था उसे कब कोई चीज नहीं मिलती थी। वह भी दादी
जी को पकड़कर ऐसे ही रोता था, वक्त ना करवट खाए। और आज दादाजी विक्रम की जगह पर थे और विक्रम दादाजी की जगह पर थे। सच ही तो कहते हैं, आज जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका ख्याल रखते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप अपने बुजुर्ग अपने बच्चों को हो जाते हैं। तब विक्रम ने अपने दादाजी को अपने साथ ले आया और अपने घर गया। उसने दादी जी को कहा, दादाजी आप मेरी गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। विक्रम अपने घर आया और दरवाजे की घंटी बजाई तो कांताबाई ने दरवाजा खोला, चिल्लाई, बीवी जी देखिए तो कौन आया है। देखा अपने कमरे में बाहर आई तो विक्रम को देखकर चिल्लाई, विक्रम यहाँ तुम कैसे। दौड़कर उसके गले से लिपट गए और बोली, मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा, अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए कौन सा तरीका ही आता। तब विक्रम ने अपनी माँ को अपने से दूर करते हुए कहा, माँ पापा कहाँ हैं। बेटे की आवाज सुनकर राजेश कमरे से बाहर आया। बेटे को देखकर खुशी से सराबोर हो गया। जैसे ही राजेश ने अपने गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाया तो विक्रम ने उनके हाथ पर वहीं पर रोक दिया और पूछा, माँ पापा दादाजी कहाँ हैं। तब उसकी माँ बोली, बेटा दादाजी ने अपने दोस्त के पास गाँव गए हैं, क्या कह रहे थे कि वह अब गाँव में ही रहेंगे, उनका यहाँ मन नहीं लगता है। वह विक्रम से पूछा, माँ गांव की जमीन और मकान तो आप दोनों ने बेच दिया है, अब वह कहाँ रहेंगे। जब बहू बोली, वह कह रही थी कि मैं अपने दोस्त के पास रह जाऊंगा। उतने में ही विक्रम बोला, अच्छा ये दादाजी के वहाँ कौन से दोस्त हैं, मुझे बताना, मैं दादाजी से वहीं मिलने जा रहा हूँ। तब बहू घबराई और बोली, बेटा तेरे दादाजी दिमाग खराब हो गया है, वो घर से जाने कहाँ चले गए हैं। तब विक्रम ने कहा, फिर अपने पुलिस की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तब राजेश और रेखा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विक्रम से बाहर जाकर गाड़ी से अपने दादा के हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा और अंदर ले आया। उन्हें उन वीडियो दिखाया। तब वह अपने मम्मी पापा को बोला, मुझे शर्म आती है आप दोनों अपना मम्मी पापा कहने में, क्योंकि जो अपने बुजुर्ग को ऐसी हालत कर सकता है वह कितना बड़ा स्वार्थी और नाती होगा। आज से आप अब मेरा कोई नाता नहीं है, मेरे लिए तो मेरे बचपन में ही मेरे दादाजी ही सब कुछ है और वह सब अब भी वह मेरे लिए सब कुछ है। इतना कहकर विक्रम अपने दादा को लेकर गेट से बाहर चला गया। मम्मी पापा पीछे से आए आवाज देते हुए कि विक्रम हमें माफ कर दो, हाँ बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी, अपने दादा को लेकर चला गया। कहानी देखते हुए सुनते हुए के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपको मेरा एक छोटा सा प्रयास पसंद आया तो न कष्ट करे।